अच्छा आज ना मैं इसका टाइम मैंने आज इसको दोबारा प्रैक्टिस किया था तो ये बिल्कुल ठीक इसने वर्क किया था, लेकिन पता नहीं कल क्लास में क्या इशू हो गया था। इसको हम दोबारा करके देख लेते हैं। अभी जो टाइम है वो 14 और 9 मिनट बता रहा था, हम इसको 12 मिनट और उसके बाद 14 आगे कर देते हैं इसको। और अभी फ़ाइल का नाम भी चेंज कर लेते हैं। 7 पीएम फ़ाइल का नाम कर देते हैं। इसमें मैंने क्या इसको कहा है कि 14:12 पे हेलो प्रिंट करना है 7 पीएम फ़ाइल के अंदर, ठीक है? तो ये इसको एक मैंने टास्क दिया। अब यहाँ पे मैंने कल भी बताया था कि आपने ये अगर इन 3 स्टार की जगह पे कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि ये आप डेट और मंथ और डे ऑफ वीक को मेंशन नहीं कर रहे, ठीक है? और इस दूसरे टास्क को हम अभी डिलीट कर देते हैं। इसको हम सेव करते हैं। ठीक है। और अभी हमने 12 मिनट का है, अभी 10 मिनट हुए हैं इसके, तो 12 मिनट पे हम इसको देखेंगे। किसी ने ट्राई वैसे खुद से किया था या नहीं किया था? जी मैम मैंने किया था, बन गई थी मेरी। बन गई थी, चलो शुक्र है। मैंने भी आज इसको ऑफिस में ट्राई किया तो उधर बन गई थी और कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, जिस तरह कल क्लास में किया था सेम वैसे ही किया, लेकिन पता नहीं कल क्लास में इसको क्या हो गया था। रात मैंने की थी मैम, वो नहीं हुई थी, तो अभी आधा घंटा पहले मैंने की है तो होगी। अच्छा, कॉन्सेप्ट वैसे समझ आ गया ना कि आपने बस इसमें क्या करना होता है कि कोई भी ऐसा काम जो कि आप किसी और टाइम पे करना चाहते हैं तो आप उसको स्केड्यूल कर सकते हैं, तो आपका काम उसी टाइम पे हो जाएगा। 11 मिनट, ठीक है। हाँ, ये देखें अब 7 पीएम नाम से उसने डायरेक्टली क्रिएट कर दी और टाइम उसका सेम वही है जो 12 मिनट वाला है, ठीक है। और हमने इसको कहा है कि इस डायरेक्टिव को बना के इसके अंदर हेलो को प्रिंट भी करना है, फिर इस फाइल को बना के, तो अगर हम इस फाइल को कैट करें तो उसने इसमें हेलो लिख दिया है, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है कि हमारे पास ना यहाँ पे एक कमांड होती है डीएफ। डीएफ का मतलब होता है डिस्क फ्री, यानी कि आपकी जैसे विंडोज़ है उसमें आप यहाँ पे देखें दिस पीसी में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे ये आपके कुछ आपको शो कर रहा होता है डिस्क्स। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ये अभी क्लास शुरू हुई है कि पहले हुई थी? अभी हुई है। बस अभी इतना बताया कि क्रोन जॉब जो कल सर्च नहीं हुई थी बस उसको भी एक हमने दोबारा से एक टास्क लिखा और वो हमारा हो गया। हमने इसको कहा था कि 7 पीएम नाम से एक फाइल बनानी है इस टाइम पे, तो वो बस उसने क्रिएट कर दिया, बस अभी इतना ही कहा है, ठीक है। उसके अलावा मैं इनको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जब आप विंडोज़ में जाते हैं तो ये आपके पास कुछ डिस्क आपको शो हो रही होती हैं, जैसे इस डिस्क का नाम सी है, इसका डी है, इसका ई है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बता रहा है कि ये टोटल 99 जीबी थी और उसमें से अभी 6 जीबी फ्री पड़ी है। ये 68 जीबी थी और इसमें से 35 अभी फ्री पड़ी है, ठीक है। यानी कि अगर हमें विंडोज़ में अपनी डिस्क की इंफॉर्मेशन देखनी है कि वो कितनी यूज़ हो चुकी है, कितनी फ्री अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे आते हैं, दिस पीसी के अंदर आते हैं तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अगर यही इन्फॉर्मेशन हमें लिनक्स मशीन में चाहिए हो तो फिर हम यहाँ पे डीएफ कमांड का यूज़ करते हैं। डीएफ मतलब डिस्क फ्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो होता है ना फाइल सिस्टम के नीचे ये सारी चीज़ें ये होती हैं, जैसे आपके वो सी डी और ई नाम होते हैं ना विंडोज़ में, वैसे ही इसके नाम यहाँ पे ये सारे होते हैं। डेव टी एम पी एफ एस या टी एम पी एफ एस, ये सारी इस तरह के जिसके नाम ये शो हो रहे होते हैं।
ये ब्लॉक आप लोगों ने खुद देखना है कि ये ब्लॉक का क्या मतलब है। आगे ये यूज़ में वो बता रहा है कि ये इतने यूज़ हो चुकी है, अवेलेबल में बता रहा है कि इतनी अभी अवेलेबल है। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी आपकी 6 जीबी फ्री पड़ी है, तो वो यहाँ पे अवेलेबल में बता रहा है कि इतनी आपकी अवेलेबल है अभी आपके पास। यूज़ परसेंटेज में बता रहा है कि मतलब परसेंटेज के लिहाज से बता रहा है कि इतने परसेंट यूज़ हो चुकी है। और अमाउंट पॉइंट को हम आगे किसी और टॉपिक में चल के देखेंगे कि अमाउंट पॉइंट क्या होता है, ठीक है। ब्लॉक है ये आप लोगों ने खुद सर्च करना है कि क्या है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ये हमें नहीं, इन फिगर से नहीं पता चल रहा कि ये कितने मतलब एमबी या जीबी यूज़ हुई है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, डीएफ के साथ -h, यानी कि -h का मतलब होता है कि इसको ह्यूमन रीडेबल बना दो। तो वो हमें फिर ह्यूमन रीडेबल में दिखाता है कि ये आपकी टोटल साइज़ इसका जो है ना वो, अच्छा ये इसका साइज़ है आपके डिस्क का टोटल साइज़, कि ये 4 MB इसका साइज़ है, इसका 475 है, 190 है, 80 है, ठीक है। आगे ये यूज़ में बता रहा है कि ये 452 के किलोबाइट आपकी यूज़ हो चुकी है। तो पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि आपने किसी कोई टाइम बता देते हैं और उसमें कहते हैं कि ये जो आपकी इस कमांड की जो आउटपुट है, ये किसी फाइल में प्रिंट करके दिखाएँ, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपने वापस जाना है क्रोन टैब -e में, और यहाँ पे आप इसको एडिट कर दें। आप टाइम इसका कुछ यहाँ पे और मेंशन कर दें, 12 मिनट की जगह हम इसको 17 मिनट कह देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब वो क्या कहते हैं कि आपने डीएफ कमांड की जो भी आउटपुट है उसको प्रिंट करना है। किसी फाइल का नाम दे देंगे कि उस फलां फाइल में उसको प्रिंट कर दें। तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे अपनी कमांड लिखें। कमांड है आपकी df-h, ठीक है। आप खाली डीएफ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद अब आपको इस कमांड की आउटपुट कहाँ चाहिए, तो उसके लिए आप रीडायरेक्शन साइन लगा देते हैं, ठीक है, कि इस कमांड की जो भी आउटपुट है उसको रीडायरेक्ट कर दो। अब कहाँ पे रीडायरेक्ट करनी है, तो वो आगे फ़ोल्डर का नाम उन्होंने खुद बताया होता है। हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ोल्डर होता है टीएमपी, तो हम इसको कहते हैं कि इस टीएमपी के अंदर माई डीएफ नाम से एक फ़ाइल बनाना, और ये जो इस डीएफ की जो भी आउटपुट है उसको यहाँ पे प्रिंट करना है टीएमपी के अंदर, माई डीएफ नाम की फ़ाइल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि पेपर में भी ऐसा ही पूछा जाता है कि ये आपको जो आउटपुट है ये कब-कब चाहिए, यानी कि अब ऐसा भी हो सकता है, जैसे आप लोगों को देखा होगा कि आप सुबह जब भी उठते हैं तो आप लाज़मी अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं, फेसबुक देखते हैं, लिंक्डइन देखते हैं कि कोई नोटिफ़िकेशन आया या नहीं आया। तो ये मतलब एक ऐसा काम है कि जो आपको डेली ही करना होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये जो हमारी डिस्क्स की इन्फॉर्मेशन होती है, या जैसे हमने अपनी जीमेल को देखना होता है डेली के कोई न्यू ईमेल आई है या नहीं आई, तो इस तरह के जो डे टू डे टास्क होते हैं ना, उनके लिए भी हम इस तरह ही स्केजुलिंग कर सकते हैं कि ये काम हर दूसरे दिन हो जाए, या हर मिनट बाद हो जाए, या हर 2 मिनट बाद, या हर हफ्ते बाद ये टास्क एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे स्लैश लगाना होता है। जैसे अगर मुझे ये काम हर 2 मिनट के बाद चाहिए, मुझे हर 2 मिनट के बाद डीएफ की जो भी आउटपुट है वो माई डीएफ फाइल के अंदर चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूँगी, ठीक है, मिनट के बाद। अगर मुझे हर मिनट के बाद चाहिए तो, अगर मुझे हर घंटे के बाद चाहिए तो जो मेरा सेकंड है ऑप्शन है आवर वाला, उसके बाद मैं /5 अगर लगा देती हूँ तो इसका मतलब है कि हर 5 घंटे बाद, ठीक है। तो ये मतलब आपने इस तरह स्लैश के बाद, यानी कि अगर आपको हर दिन के बाद चाहिए तो आप दिन वाले सेक्शन में स्लैश के बाद उतने दिन मेंशन कर दें। अगर हर 3 मंथ बाद चाहिए तो मंथ वाले सेक्शन में स्लैश के बाद 3 लगा दें। तो इस तरह क्या होगा कि आपका वो काम जितना भी टाइम पीरियड आपने मेंशन किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो होता रहेगा। अभी हम इसको कहते हैं कि तुम ये जो टास्क है ना इसको हम 20 कर देते हैं, 20, और हर 2 मिनट बाद, कि हर 2 मिनट बाद डी अभी क्रोन टैब -e, यस। आप लोग खुद भी इसको ट्राई कीजिएगा कि हो सकता है आपके सिस्टम पे हो जाए, क्योंकि मेरी अमेज़न में वाली मशीन अगर कोई रेड हैट या वो रॉकी की यूज़ कर रहा है तो हो सकता है उसको ये एरर ना आए, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। और नोट इसमें ये करना है कि जैसे अभी मैंने इसको कहा कि इसने 8 PM फाइल के अंदर हेलो को प्रिंट करना है, तो आप लोग इसको ये कहिएगा कि हर 2 मिनट बाद ये चीज़ प्रिंट होती रहे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी अगर ये 22 मिनट पे इसने हेलो
प्रिंट किया है तो 24 मिनट बाद आप दोबारा देखेंगे तो एक और हेलो इसमें प्रिंट हो चुका होगा, फिर 26 मिनट बाद देखेंगे तो एक और हेलो इसमें प्रिंट हो चुका होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। अच्छा, उसके बाद हमने ये कल देख लिया था कि अगर हमारे पास, हम इसको लिस्ट किस तरह कर सकते हैं क्रोन टैब -L से, कि हमारे पास कितने अभी क्रोन टैब हैं। तो अभी एक है। अब अगर मुझे इस क्रोन टैब को या इस जॉब को रिमूव करना है तो उसके लिए फिर हम -R लगाते हैं। तो इससे फिर क्या होता है कि अभी हमने जॉब स्केड्यूल की होती है वो डिलीट हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने -R किया तो उसने उसको रिमूव कर दिया। तो अभी मैंने दोबारा कहा कि कोई लिस्ट है, यानी कि कोई जॉब स्केड्यूल हुई हुई है या नहीं, तो उसने कहा कि नो क्रोन टैब फॉर रूट, ठीक है। तो ये होता है सारा प्रोसेस जॉब्स को स्केड्यूल करने का। उसके बाद अब अगला टॉपिक है हमारा लिंक। आई थिंक उस दिन भी हमने स्टार्ट किया था लेकिन इशू इसमें आ गया था। तो लिंक हमारे पास क्या होते हैं कि जैसे आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर मैंने मोबैक्सट्रम को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, तो ये मेरे पास एक शॉर्टकट जो है ना वो क्रिएट हो चुका है डेस्कटॉप पे। लेकिन अगर मैं इसको एक्चुअल में देखूँ कि ये किस जगह पे मेरे पास डाउनलोड हुआ है, दिस पीसी में जाना पड़ता है, यहाँ पे डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में जाना है, यहाँ पे फिर मुझे ढूँढना है कि कहाँ पे मोबैक्सट्रम जो है ना वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अब मुझे पता नहीं वो कहाँ पे मिलेगा, लेकिन वो ख़ैर कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। माई प्रोजेक्ट एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर फिर एक फ़ोल्डर है और यहाँ पे जाके पड़ा है। तो मुझे जब भी इसको मोबैक्सट्रम पे एक्सेस करना है तो मुझे ये सारा पाथ मतलब कवर करके आना पड़ता है। पहले दिस पीसी में जाओ, फिर डाउनलोड्स में जाओ, वहाँ पे आगे किसी फ़ोल्डर में जाओ, उस फ़ोल्डर के भी अंदर यहाँ पे कहीं पड़ा होगा और यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगी तो मेरा ये मोबैक्सट्रम ओपन हो जाएगा। एक तरीका ये है मोबैक्सट्रम को एक्सेस करने का। जबकि दूसरा तरीका क्या है, ये जो आपने शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट कर लिया डेस्कटॉप पे, मतलब आपको ये इतना पाथ तय करके आना ही नहीं पड़ा। आप बस अपने डेस्कटॉप पे आएँ और यहाँ पे डबल क्लिक करें मोबैक्सट्रम पे तो आपका मोबैक्सट्रम ओपन हो जाएगा। तो दोनों में से बेस्ट वे तो यही है ना कि हम इस शॉर्टकट को यूज़ कर लें, ना कि वो इतने लेंथी पाथ को, जबकि आपकी डेस्टिनेशन तो एक ही है। चाहे उस इतने लेंथी पाथ से जाएँ या फिर इस अपने डेस्कटॉप पे ही डबल क्लिक करें। तो डेस्टिनेशन जब एक है तो लेंथी पाथ से जाने का क्या फ़ायदा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं लिंक क्रिएट करना। यानी कि हमने क्या किया हुआ है कि वो जो हमारा इतना लेंथी पाथ था उसका हमने एक शॉर्टकट लिंक क्रिएट किया है। तो अब हम क्या करते हैं कि बजाय उस लेंथी पाथ की बजाय हम वो बस लिंक क्रिएट कर लेते तो हमारी एक ही डेस्टिनेशन जो है ना वो आ जाती है। तो इसी काम को हमने यहाँ पे करना है, ठीक है, लिनक्स में। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले हम कोई ऐसी फाइल देख लेते हैं जिसका पाथ बहुत ज़्यादा लेंथी हो, और वो लेंथी पाथ से फिर हम क्या करेंगे कि उसका एक छोटा सा लिंक क्रिएट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि चाहे हम लेंथी पाथ से जाएं या चाहे हमने जो अभी लिंक क्रिएट किया होगा उससे जाएं, हमारी फाइल जो है ना वो सेम ही ओपन होगी, ठीक है। तो cd/etc यहाँ पे अगर मैं ll करूँ, वार लॉग मैसेजेस, या पहले हम जाते हैं वार में, लॉग में आवाज ही नहीं आ रही है। जी जी अभी मैं बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास एक फाइल पड़ी है सिस्टम, ओके, कट 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 कट।
वो ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे PWD करूँ तो मुझे उसने एक पाथ दिया और वो पाथ क्या है, /var/log/crony। ठीक है, मतलब कि मुझे क्रोनी के अंदर, मैं यहाँ पे हूँ इस वक्त, जिस फोल्डर में मैं मौजूद हूँ उस फोल्डर का नाम है क्रोनी। यहाँ पे अगर मैं LL करूँ तो यहाँ पे मुझे ये एक फ़ाइल मिल रही है statistics.log। अब फ़र्ज़ करें कि आपने डेली इस फ़ाइल को ओपन करना होता है, ठीक है, statistics.log को आपने डेली के चेक करने होते हैं कि डेली के जो लॉग्स हैं ना, किसने लॉगिन किया, किसने लॉग आउट किया, या किसने कौन सा काम किया, वो फ़र्ज़ करें कि इस फ़ाइल के अंदर लिखा होता है, तो आपको इस फ़ाइल को डेली क्या करना पड़ता है, आके रीड करना पड़ता है। अब इसका पाथ अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको /var के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि ये फ़ाइल का एक पाथ है। जैसे आपको वेक्सटर्म अगर ओपन करना है तो सबसे पहले आपको दिस पीसी में जाना पड़ता है, उसमें फिर डाउनलोड्स में, फिर किसी फ़ोल्डर में, फिर आपको कहीं जाके आपकी वो वेक्सटर्म की फ़ाइल मिलती है। तो यहाँ पे ना हर फ़ाइल तक पहुँचने का एक पाथ होता है, ठीक है। तो जो हमारी statistics.log वाली फ़ाइल है उस तक पहुँचने का पाथ ये है कि आप सबसे पहले /var में जाएँ। /var के बाद जो आपकी दूसरी डायरेक्टरी है वो लॉग है, आप लॉग में जाएँ। लॉग के बाद आप अगर यहाँ पे देखें तो आपकी जो तीसरी क्रोनी है, तो आप यहाँ पे क्रोनी में जाएँ। और क्रोनी में जाने के बाद यहाँ पे आप LL करें तो आपको यहाँ पे आपकी statistics.log वाली फ़ाइल मिलेगी। यहाँ से अब आप इसको कैट करें तो आपकी ये जो फ़ाइल है आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब देखें कि अगर ये काम आपको डेली करना है तो ये जो इतना लेंथी पाथ जो है ना उसको कवर करना मुश्किल लगता होता है, ठीक है। तो फिर हम ऐसी सूरत में क्या करते हैं कि हम उनका एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं कि हम बस अपने डेस्कटॉप पे ही कैट और आगे statistics.log लिखें और यही वाली फ़ाइल हमारे सामने ओपन हो जाए, ना कि हमें पहले वार में जाना पड़े, फिर लॉग में जाना पड़े, फिर वहाँ पे क्रोनी में जाना पड़े और फिर जाके हम अपनी फ़ाइल को एक्सेस करें। तो यहाँ पे आके सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपना प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख लेनी है कि उस फ़ाइल तक पहुँचने का जो एक्चुअल पाथ है वो क्या है। तो यहाँ पे आपने इस पाथ को नोट करना है /var/log/crony। अब लिंक कैसे क्रिएट करना, उसके लिए आपने यहाँ क्रोनी से बाहर आ जाएँ, बिल्कुल अपने रूट डायरेक्टरी में आ जाएँ। तो जो लिंक होते हैं ना, इसको क्रिएट करने की कमांड होती है ln, ठीक है। ln मतलब लिंक। उसके बाद हमारे पास 2 तरह के लिंक होते हैं, एक सॉफ्ट लिंक होता है, एक हार्ड लिंक होता है। तो सॉफ्ट लिंक के लिए अब दोनों में डिफरेंस मैं बताती हूँ, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हम सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हैं। तो लिंक आगे -s मतलब हम सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद अब आपने क्या करना है कि अपना पूरा पाथ दे देना है जिस पाथ को आप शॉर्ट करना चाहते हैं। तो हमारा पाथ था /var/log/crony और क्रोनी के बाद अब आगे आप क्या था, उसका फाइल का नाम था statistics.log। और अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि किस नाम से आप वो शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं, वो कोई भी आप छोटा सा नाम दे दें। तो आप इसको stat.log का नाम दे दें। तो अब क्या होगा कि बजाय ये जो आपने इतना लंबा पाथ लिखा है ना var log crony और statistics.log, इसकी जगह पे आप सिर्फ cat stat.log लिखेंगे ना तो सेम आपके सामने वही फाइल ओपन होगी जो कि statistics.log वाली फाइल है, ठीक है। एंटर करें, यहाँ पे आप अगर LL करें तो जहाँ पे जब आप LL करते थे तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें नज़र आती थी, पहले या तो फाइल या तो डायरेक्टरी, ठीक है। और वो पता ऐसे चलता था कि अगर ये 7 PM है तो इसके स्टार्ट में हम देखें तो हाइफन है तो मतलब था कि ये फाइल होती है। अगर हम यहाँ पे किसी कोई नाम देखें और उसके स्टार्ट में हम देखें अगर D लिखा होता था तो हम कहते थे डायरेक्टरी। लेकिन अगर आपके पास कोई लिंक भी क्रिएट हुआ होता है तो वो भी जब आप एलर करते हैं तभी आपको शो होता है और उसकी पहचान ये होती है कि इस लिंक के स्टार्ट में यहाँ पे अब हाइफन या D नहीं लिखा होता बल्कि यहाँ पे एक L लिखा होता है। तो L का मतलब होता है कि ये क्या है, एक लिंक्ड फाइल है।
और लिंक्ड फाइल कैसी है, यानी कि ये वो नाम है जो कि शॉर्टकट आपने क्रिएट किया है, और इस ये जो एरो है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि इस फाइल का जो एक्चुअल पाथ है वो क्या है। तो वो भी आपको एक्चुअल पाथ भी सारा यहाँ पे दिखा रहा होता है कि इसका एक्चुअल पाथ var log chronic statistics डॉट log है, जबकि आपने उसको शॉर्ट करके सिर्फ stat डॉट log बना दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे cat stat डॉट log करूँ और इसको एंटर करूँ तो देखें ये सेम वही फाइल है जो कि मुझे उस लेंथी पाथ को कवर करने के बाद मैं जिस फाइल को ओपन कर रही थी सेम वही है, ठीक है। तो अब बजाय मैं इस पाथ को कवर करने की बजाय अगर मैं सिर्फ कैट के बाद इसका नाम लिखूं तो ये सेम यही फाइल है जो कि ये हमारी स्टैटिस्टिक्स डॉट लॉग है। तो इस पाथ को कवर करना ज़्यादा आसान है या इसको जो कि हमने छोटा सा बना दिया, बताएं। समझ आई है लिंक की? अगर बेहतर होगा। जैसे ये जरा रिपीट कर देते क्रोनी वाला और ये क्रोनी फाइल वाला ये रिपीट कर देते। अच्छा, मैंने इनको ये बताया कि अभी हम लिंक किस तरह क्रिएट करते हैं। जी हैंड रेज जिसका भी है पूछें। क्रोनी का कुछ नहीं था, वो बस ये मैंने एक एग्जांपल मतलब लिंक की एग्जांपल समझाने के लिए वो एक मिसाल दी है कि हमारे पास वार में अगर हम जाएं तो यहाँ से आप किसी भी फाइल को उठा सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास बहुत सारी डायरेक्टरीज या फाइल्स हैं, तो मैं बस वो पाथ हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए इस वजह से मैंने आपको वो एक एग्जांपल दिया। आप इसमें से ना किसी भी फाइल को उठा लें, जैसे मैंने यहाँ से लॉग को उठाया इस डायरेक्टरी को, तो लॉग के अगर हम अंदर जाएं और यहाँ पे फिर एल करें, यहाँ से भी आप किसी को भी, मैंने यहाँ से क्रोनी को उठा लिया, आप किसी और डायरेक्टरी को उठा लें, उसके अंदर चले जाएं, वहाँ से कोई फाइल और देख लें। तो मकसद सिर्फ क्या है कि पाथ को लेंथी करना, कि अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल किसी बहुत ही लेंथी पाथ के अंदर पड़ी हुई है तो उसको आप किस तरह शॉर्ट बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्रोनी के अंदर गई, क्रोनी के अंदर मुझे यहाँ पे एक फाइल मिली तो मैंने इसका लिंक क्रिएट कर लिया, ठीक है। वैसे ही आप जिस मर्जी पाथ का जो लिंक है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अब अगर मुझे इस लिंक को ख़त्म करना है, ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूँगी, पहले लिंक क्रिएट करने के लिए हम एलन कमांड यूज़ करते हैं। अब अगर आपने लिंक ख़त्म करना है तो आप अनलिंक ये कमांड यूज़ कर दें, और अनलिंक के बाद जो आपने शॉर्ट नेम दिया होता है वो नेम लिख दें और एंटर करें। अब आप देखेंगे कि वो जो लिंक है वो अब ख़त्म हो गया। अब अगर आप यहाँ पे कैट और स्टैट डॉट लॉग भी लिखेंगे तो वो कहेगा कि इस नाम की कोई फाइल या डायरेक्टरी मौजूद ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने लिंक ही ख़त्म कर दिया तो फिर उस नाम से अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये होता है हमारे पास सॉफ्ट लिंक। उसके बाद एक होता है हमारे पास हार्ड लिंक। हार्ड लिंक भी सेम इसी तरह ही होता है, लेकिन उसमें सिर्फ यहाँ पे जब आपने सॉफ्ट लिंक क्रिएट किया था तो आप हाइफन एस लगाते हैं, ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये आप सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हार्ड लिंक में क्या होता है कि बस आपने ये हाइफन एस नहीं लगाना, बाकी आपने सारा कुछ एज इट इज़ ही करना होता है। ये चीज़ इसमें बस आप हाइफन एस हटा दें और एंटर कर दें तो भी आपका लिंक क्रिएट होगा। लेकिन अब की बार ये सॉफ्ट लिंक नहीं है बल्कि ये एक हार्ड लिंक है, ठीक है। और अब इसको अगर आप कैट करें तो भी ये आपकी सेम वही फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर आप अब अनलिंक करें तो भी ये अनलिंक हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म है। अब सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक में किसी को डिफरेंस पता है क्या होता है? कोई थोड़ा बहुत अंदाज़ा? यस जी बताएं। hard link can not cross partition and soft link can cross partitions. अब इसको मज़ीद समझाएं इस बात का मतलब।
आसान है बहुत। सॉफ्ट लिंक में ये होता है कि अगर आपकी मेल डायरेक्टरी चली जाए, डिलीट हो जाए, तो जो आपका लिंक होता है वो भी किसी काम का नहीं रहता। और हार्ड लिंक में ये होता है कि जिधर आपने डाटा कॉपी किया होता है, तो अगर आपका मेन भी चला जाता है, वो सारा डाटा दूसरी जगह पे भी सेव होता है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ तो बिल्कुल यही मतलब होता है। जैसे अब यहाँ पे देखें कि हमने जो ऊपर लिंक क्रिएट किया है ये वाला, अब यहाँ पे मैंने देखिए मैंने लिंक बनाया है इस पाथ का var log crony statistics डॉट log और आगे मैंने इसको जी। नाम दिया stat डॉट log। इसमें ये होगा कि अगर आप ये crony के अंदर जाके ये वाली फाइल को डिलीट कर देंगे ना statistics डॉट log को, फिर भी इस फाइल का जो भी डाटा था वो आपकी इस stat डॉट log के अंदर सेव रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सॉफ्ट लिंक बनाते, आप यहाँ पे -s लगा देते और उसके बाद इस आप statistics डॉट log को डिलीट कर देते, तो जो आपने लिंक बनाया था वो फाइल भी आपकी किसी काम की नहीं होनी थी, वो भी डिलीट हो जानी थी, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको अपना डाटा सेव करना है, आप चाहते हैं कि वो कभी भी लॉस ना हो, तो आप उसको फिर हार्ड लिंक के थ्रू क्रिएट करें। लेकिन अगर आपका डाटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट उसको पाथ शॉर्ट करने के लिए एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो फिर आप सॉफ्ट लिंक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबको समझ आ गई है? ठीक है। आज के लिए काफ़ी है। बाकी असल में अगर जो दूसरा टॉपिक मैंने शुरू करवाया ना, तो वो लेंथी टॉपिक है, वो फिर इस टाइम से आगे चला जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आया। जी मैम ग्रेप वाली जो कमांड्स थी वो रिपीट कर दे, उस दिन लेक्चर हाँ नहीं हाँ हुआ। हाँ, ठीक है ठीक है, याद करवा दिया, उसी को करते हैं। ये क्रोन टैब अगर एक दफा आप दोबारा बता दे तो। क्रोन टैब में कुछ भी नहीं है, बस आपने अगर कोई काम रात के 2 बजे करना है तो आप उसको स्केड्यूल कर दें कि मेरा ये फलां काम जब रात के 2 बजे हो जाए, बस। तो इसकी कमांड एक दफा बता दे तो। आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है क्रोन टैब हाई और एंटर करना, ये फाइल ओपन होगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे मिनट लिखने हैं, जिसमें मिनट पे यानी कि 10:02 पे अगर आपको काम करना है तो 2 मिनट पहले लिखें, आवर बाद में लिखें। उसके बाद डेट लिखें, उसके बाद मंथ लिखें, उसके बाद वीक मतलब कि डे ऑफ वीक लिखें या सिर्फ वीक, और उसके बाद आप अपनी कमांड दे दें लाइक mkdir। अगर आपने बनानी है इस टाइम पे मई dir के नाम से, तो इस तरह वो लिख दें। अब ये मिनट आवर डेट मंथ वीक की जगह पे आप ज़ाहिर है वो नंबर लिखेंगे, 2 या 10 या 4 अप्रैल दिसंबर जो भी है। तो आगे अपनी कमांड देंगे तो उस टाइम पे वो आपका काम हो जाएगा। बस इस फाइल को फिर सेव करें और सो जाएं। नहीं, तो जो आपने कहा था कि 2 दफा करना है, 4 दफा, 10 दफा, तो वो कहाँ से मेंशन करते हो? अगर हर मिनट के बाद, हर 2 मिनट के बाद अगर आपको ये काम चाहिए तो आप /2 यहाँ पे लगा दें। अगर आपको हर 5 घंटे बाद ये काम चाहिए तो आप /5 यहाँ पे लगा दें, इस तरह। अब ये अभी यहाँ पे हमारा हुआ नहीं है प्रैक्टिकली, तो आपने इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है और कल फिर हम दोबारा डिस्कस करेंगे। मेरे सिस्टम में पता नहीं क्या कोई इशू आ गया है। से भी हाँ, ये राफे ने ठीक लिखा है, पाथ टू कमांड। हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक अभी जिन्होंने बताया था वो दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। यस मैम। हार्ड लिंक में ये होता है कि हम पार्टीशंस को क्रॉस नहीं कर सकते,
फॉर एग्जांपल जैसे एक होम पार्टीशन है और एक ओपीडी की पार्टीशन है। पार्टीशन को क्रॉसिंग नहीं, वो दूसरे आसान लफ्जों में जैसे बताया ना वो बताएं। अच्छा, सॉफ्ट लिंक में ऐसे है कि अगर आप सॉफ्ट लिंक ना किसी भी फाइल का, किसी भी चीज़ का, तो अगर आपकी मेन फाइल डिलीट हो जाती है जहाँ से आप डाटा ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में ये होता है कि फाइल सी में पड़ी हुई है, आपने फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है और आप उसको डेस्कटॉप पे रख देते हैं उसके शॉर्टकट के लिए। अब शॉर्टकट से क्लिक करके आप ओपन तो कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर, लेकिन अगर आपकी सी से वो चली जाए, मेन वो चला जाए, इंस्टॉलेशन सारा कुछ चला जाए, और अगर आप शॉर्टकट पे डेस्कटॉप पे जो क्लिक करें, तो अगर क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन नहीं होगी क्योंकि उसका मेन चीज़ चलेगी है। सॉफ्ट लिंक का ये नुकसान है। हार्ड लिंक में ऐसे है कि फॉर एग्जांपल आपका सी में भी पूरा इंस्टॉलेशन पड़ी है और डेस्कटॉप पे भी पूरी की पूरी कंप्लीट इंस्टॉलेशन पड़ी है। अगर सी से डिलीट हो जाती है तो आपकी मेन पे भी पड़ी है, अगर मेन से डिलीट हो जाती है तो आपकी सी में पड़ी है। हार्ड लिंक का ये मतलब बेनिफिट है। जी, आ गई है समझ। हाँ, बोथ नेम पॉइंट टू द सेम डाटा फाइल। हाँ, राफे ने भी ठीक लिखा है। अच्छा जी, अब हम ग्रैब पे आ जाते हैं। अगर किसी फाइल को सेव किए बगैर क्विट करना हो ना तो बस क्यू शिफ्ट ऑन लिख दिया करें, वो सेव नहीं होगी, बस क्विट हो जाएंगे आप वहाँ से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्रैप पैक। तो ग्रैप में हमने एक फ़ाइल ओपन की थी, जैसे हमारे पास एक फ़ाइल होती है /etc/pass.wd। ठीक है। अब ये फ़ाइल देखें बहुत बड़ी है और इसके अंदर डाटा भी काफ़ी ज़्यादा है और होती भी सारी यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन। अब फ़र्ज़ करें कि मुझे इस फ़ाइल को रीड करना, लेकिन मैं सारे यूज़र्स का डाटा नहीं रीड करना चाहती। मुझे इसमें से सिर्फ किसी एक आधे यूज़र का ही डाटा चाहिए। ठीक है। जैसे लाइक मुझे ये रुबाब का यहाँ से डाटा चाहिए, तो अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी फाइल खोलनी पड़ेगी। ठीक है। एक तो ये तरीका। दूसरा आसान तरीका ये है कि आप ग्रैब कर लें इस फाइल में से। ठीक है। जैसे मुझे क्या करना है, ग्रैब करना है, किसको करना है आगे, उसका रुबाब को करना है, तो वो चीज़ या वो वर्ड यहाँ पे लिख दें और आगे अपनी फाइल का पाथ दे दें कि कहाँ से आपको ग्रैब करना है, /etc/pass.wd में से। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, तो वो जो लाइन थी वो उसने रेड कर दी और सिर्फ वही लाइन दिखाई है जिसमें रुबाब यूज़र की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ठीक है। तो सबसे पहली कमांड है ग्रैब। उसके बाद आपने बताना है कि आपको क्या ग्रैब करना है। ग्रैब मतलब आप समझ लें कि सर्च या फाइंड करना, कि सर्च करो इस वर्ड को, रुबाब को, और कहाँ से सर्च करना है आगे आप उसको पाथ बता देंगे, मुझे /etc/pass.wd वाली फाइल में से ये वर्ड चाहिए। तो उसने अब देखें पूरी फाइल की बजाय सिर्फ ये चीज़ आपको दी है। ठीक है। वैसे ही अगर आपको इसमें से कुछ और चाहिए, फारूक की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये वाला वर्ड लिख दें, तो ये यूज़र उस फाइल में था ही नहीं। अगर हम यहाँ पे कोई और यूज़र देखें, आई थिंक सारा थी, सारा, तो यहाँ से देखिए अब उसने सारा की इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है। अब ये ना सर्च करने के बहुत सारे यहाँ पे तरीके हैं। जैसे हम इसको ये कह सकते हैं कि मुझे ये फ़ाइल रीड करनी है, लेकिन इस फाइल में मुझे रुबाब या सारा का डाटा नहीं चाहिए, इसके अलावा बाकी सारा कुछ चाहिए। यानी कि आप इस वर्ड को इग्नोर करना चाहते हैं और इसके अलावा सारी फाइल को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप करेंगे ग्रैब, यानी कि सर्च करो -i का मतलब इग्नोर करो। तो इग्नोर किसको करना है, वो फिर जो भी वर्ड आप इग्नोर करना चाहते हैं उसको यहाँ पे लिख दें कि मुझे इस यूज़र का डाटा नहीं चाहिए, इसके अलावा मुझे बाकी सारी फाइल देखनी है। तो आप /etc/pass.wd, ठीक है, एंटर करें। तो इसने इग्नोर क्यों नहीं किया है, -v है शायद। अच्छा, इंक्लूड, अच्छा रुको मैं देखती हूँ। हाँ, v से आता, सॉरी i से नहीं आएगा। फिर i का क्या मतलब था, अच्छा वो ज़रा i का मतलब ना आपने सर्च करें, अगर मुझे भी पता चलता है तो मैं भी बताती हूँ। खैर v से ये होगा कि v का मतलब है कि इस आई से मतलब मैंने एक कैप्स लॉक में जो भी होगा वो सब मतलब आ जाएगा आपके पास। हाँ, इग्नोर के सेंसिटिविटी को इग्नोर करना। ठीक है। अच्छा, इसमें ये था। हाँ, यहाँ पे देखें, अगर आप इस फाइल को वैसे नॉर्मली कैट करें /etc/pass.wd,
अब आप यहाँ पे देखें, अगर आप रुबाब की स्पेलिंग देखें तो ये सारे कैप्स में है, ठीक है, सॉरी स्मॉल में है। अगर मैं इसको ऐसे सर्च करूँ ग्रेप और आगे सिंपल हम इसको लिख दें, आर कैपिटल कर दें और बाकी सारा कुछ स्मॉल रहने दें और आगे स्लैश etc/pass.wd करूँ, एंटर करूँ तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखाएगा। हालांकि रुबाब नाम का यूज़र फाइल में मौजूद है, लेकिन वो किस वजह से नहीं उसको दिखा रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आर को कैपिटल कर दिया और वहाँ पे जो आर था वो स्मॉल था। तो ये जो लिरिक्स होती है ना, ये बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव होती है, यानी कि जैसा वर्ड लिखा है अगर सेम टू सेम वैसा ही लिखेंगे तब वो उसको सर्च करके देता है, अदरवाइज वो उसको सर्च नहीं करता। अब हमें इतनी बड़ी फाइल में से क्या पता है कि कौन सा वर्ड जब वो स्मॉल में लिखा है, कौन सा कैप्स में लिखा है। तो यहाँ पे फिर हम उसको कहते हैं -i। -i मतलब इग्नोर करो। किसको इग्नोर करो? केस सेंसिटिविटी को, यानी कि चाहे वो चीज़ कैप्स में है या वो स्मॉल में है, अगर तो अल्फ़ाबेट सेम मैच हो रहे हैं तो बस फिर इस वर्ड को सर्च कर दो, ठीक है। तो वो फिर क्या करता है कि केस सेंसिटिविटी को इग्नोर करके, अब यहाँ पे देखिए रुबाब स्मॉल में सारा लिखे, लेकिन मैंने यहाँ पे आर बड़ा कर दिया, लेकिन मैंने साथ उसको कह दिया कि केस सेंसिटिविटी को इग्नोर करना, ठीक है। तो अब उसने मुझे वो उसका जो भी आउटपुट थी वो दे दी है, ठीक है। और वी का मतलब ये होता है कि ऐसी लाइन को इग्नोर कर दो जिसमें रुबाब का वर्ड है और इसके अलावा बाकी सारी फाइल जो है ना वो दिखा दो। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बाकी सारी फाइल उसने दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे कहीं भी आपको रुबाब का डाटा जो है वो यहाँ पे शो नहीं होगा। तो -i इग्नोर करने के लिए होता है और -v जो होता है ना वो एक्सक्लूड करने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप और किस तरह चीज़ों को सर्च कर सकते हैं कि आपको अगर किसी लाइन के ऊपर का डाटा चाहिए, ठीक है, यानी कि आप फर्ज करें आपको आपकी फाइल में 4 लाइनें मौजूद हैं और आप चाहते हैं कि तीसरी लाइन के ऊपर जो लाइन है ना सेकंड वाली वो आपको शो करनी है। तो आप यहाँ पे करें ग्रेप -i और -A। तो ए का क्या मतलब होगा? A1 आफ्टर और बिफोर, ठीक है। और उसके बाद वर्ड हम इसको क्या देते हैं, सारा। आगे अपनी फाइल का नाम /etc/pass.wd। अब यहाँ पे देखें इसने क्या किया। -a का क्या मतलब है? आफ्टर, और आफ्टर के बाद 1 का मतलब है कि एक लाइन, यानी कि मैंने इसको कहा कि ऐसी लाइन मुझे दिखाओ जिसमें सारा का वर्ड हो, लेकिन मुझे वो वर्ड नहीं देखना जिसमें सारा है। मैं इसको कह रही हूँ कि आफ्टर 1, यानी कि जिस भी लाइन के अंदर सारा लिखा हुआ है उसके बाद की एक लाइन दिखाओ। तो उसने मुझे देखें सारा के बाद की जो एक लाइन थी रुबाब वाली वो उसने दिखाई है, ठीक है। अगर मैं इसको कहूँ कि मुझे सारा की लाइन, जिस भी लाइन में सारा लिखा है उसके बाद की मुझे 2 लाइनें देखनी है, तो मैं यहाँ पे A2 कर दूंगी, यानी कि आफ्टर 2, यानी कि सारा के बाद की 2 लाइनें, ठीक है। और -i का वही मतलब है कि केस सेंसिटिविटी को इग्नोर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सारा के बाद की रुबाब और हसन है, तो उसने उसके बाद की मुझे 2 लाइनें दिखा दी हैं। इसी तरह अगर मैं उसको ये कहूँ कि मुझे सारा के पहले की 2 लाइनें चाहिए या जितनी भी लाइनें चाहिए, तो अब आप ए की जगह पे लिखेंगे बी मतलब बिफोर, ठीक है। आगे फर्ज करें आपको 3 लाइनें देखनी है, तो आप यहाँ पे 3 लिख दें और एंटर कर दें। अब आप देखें ये है और इसके ऊपर 3 लाइनें हैं, ठीक है। तो इसने अब वो सारा वाली लाइन के ऊपर क्या 3 लाइनें लिखा दी हैं, ठीक है। समझ आ गई है? मालूम क्लियर है यहाँ तक? और एक मैम कैप्स में जो सी लिखते हैं वो भी था। कैप्स में सी का मतलब है ऊपर और नीचे दोनों। यहाँ पे अगर मैं कैपिटल सी लिख दूं तो इसका मतलब है कि मुझे सारा के ऊपर भी 3 लाइनें दिखाओ, सारा के नीचे भी 3 लाइनें दिखाओ। तो यहाँ पे देखें ये सारा है, ऊपर भी 3 है, नीचे भी, नीचे मतलब 2 इस वजह से दिखाएंगे क्योंकि वो फाइल खत्म हो रही है ना, तो सारे के नीचे थी 2 लाइनें, तो फिर उसने आपको 2 लाइनें दिखाई हैं, ठीक है। मैम ये प्रीवियस कमांड्स में जाने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट यूज करती हैं? अप एरो और डाउन एरो। अप एरो करेंगे तो ऊपर वाली आना शुरू हो जाएंगी, डाउन एरो करेंगे तो नीचे वाली आना शुरू हो जाएंगी। ओके ओके।
और कुछ हाँ, राफे को भी काफ़ी कुछ पता है। राफ़ी, क्या आपका नाम है, राफ़ी या राफे? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये कोर्स हमारा कितने टाइम का है? फिक्स टाइम नहीं है, जब कंप्लीट हो जाएगा बता दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।